पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं और मुझे पता है इस बार हरदोई के लोगों ने, यूपी के लोगों ने दो बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना? मनाएंगे ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना? लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम-धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? एक एक पोलिंग बूथ में करोगे? घर घर जाओगे? देखिए, आप लोगों पर मेरा कोई हक है, मैं बता सकता हूं ना आपको, मैं काम बता सकता हूं ना, क्योंकि आपने शायद ही कोई ऐसा चुना होगा कि मुझे न बुलाया हो और मैं आया न हूं। अगर आपके कहने पर मैं हाजिर हो जाता हूं तो मेरे कहने पर आप बूथ में लग जाएंगे ना? पक्का लग जाएंगे। आज तीसरे चरण में भी बिना बटे एकजुट होकर कमल के निशान पर भारी मतदान हो रहा है। अब तक जो खबरें मिली हैं बहुत उत्साहवर्धक है और आज यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोट पड़ रहे हैं। वहां के लोग भी पंजाब के विकास, पंजाब की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यूपी के अगले चरणों की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने ले रखी है। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना? 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना? साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे, दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा
ये कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, 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 देश का विकास, विकास, विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब, किसान, नौजवानों की सरकार है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे तो मुझे काम करने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ ना, मुझे काम करने देंगे क्या? आपका भला करने देंगे क्या? माताओं बहनों की सेवा करने देंगे क्या? नौजवानों के लिए काम करने देंगे क्या? तो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? पक्का? इन लोगों ने ठान लिया था कि यूपी में विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था
वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। इन 5 सालों में हमने हरदोई के करीब 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। यह आंकड़ा याद रहेगा आपको? आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं भाई, ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? हरदोई में हमने आकर के योगी जी की सरकार बनने के बाद 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन इसके समय में हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या ये गरीब का भला हुआ था? क्या हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे? आप आंकड़ा याद रखोगे? कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5 लाख। कहां 34,000 और कहां 5 लाख? ये पैसा कहां जाता था भाई? ये योगी जी के पैसे गरीब के घर तक पहुंचते थे, शौचालय बनता था, हिसाब लिया जाता था, और उनके जमाने में 34,000 बने। बाकी क्या हुआ ये तो आपको पोलिंग बूथ पे जाके बताना होगा। इसी तरह योगी जी की सरकार आई, तब हम पूरे प्रदेश में गरीब बहनों के लिए उज्ज्वला के गैस सिलेंडर दे पाए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे पाए। योगी जी की सरकार ने अभियान चलाकर बिजली को हर घर, गरीब के घर तक बिजली पहुंचाया, नई बिजली कनेक्शन दिए, गांव-गांव बिजली पहुंची है। लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपना घर रोशन किया, वो आज आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं। आप याद करिए, इनके समय में आपके गांवों में दिन में कितने घंटे बिजली आती थी? याद करिए, हफ्ते में कितने घंटे बिजली आती थी? मुझे बराबर याद है, उत्तर प्रदेश में बिजली अगर आती है तो खबर बन जाती थी एक जमाने में। बिजली का जाना स्वाभाविक था। जैसे घर में कभी साल में 1-2 बार मेहमान आ जाए, वैसे बिजली यहां मेहमान की तरह आती थी। ये भी याद करिए कि एक बार
अगर ट्रांसफार्मर जल गया, अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो कितने महीने लग जाते थे और कितने कितने बाबुओं के पैर पकड़ने पड़ते थे और पता नहीं कितनी कितनी दक्षिणा देनी पड़ती थी, कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता था, तब जाकर के एक ट्रांसफार्मर रिपेयर होता था। ये गौर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिनके काले कारनामे ही अंधेरे में फलते फूलते हो, वो परिवारवादी कभी भी प्रदेश को उजाला नहीं दे सकते। साथियों, माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा जमीन पर अवैध कब्जों का भी चलता था। इनके नेताओं के गुर्गे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा समझने लगते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। स्वामित्व योजना के तहत हम गांव में ड्रोन के जरिए जमीनों का लेखा जोखा तैयार करवा रहे हैं। आसमान से जमीन की नपाई हो रही है और जमीन के मालिक को मालिकाना दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं, यानी दबंगई और कब्जे का खेल खत्म। यूपी में हमारी सरकार 23 लाख से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण कर चुकी है, प्रॉपर्टी कार्ड दे चुकी है और एक काम आगे भी चलने वाला है। योगी जी सरकार में वापसी के बाद इस अभियान को बहुत तेज किया जाएगा। भाइयों और बहनों, वंशवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, तुष्टीकरण की राह पर चलने वाले लोग कभी भी गरीब का भला नहीं कर सकते। आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, हमने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आई है, पूरी दुनिया में, लेकिन भाइयों बहनों, मैंने कभी मेरे गरीब परिवार को भूखा सोने नहीं दिया है। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए दिन रात काम किया है। भाइयों बहनों, ये बातें टीवी में आती हो या ना आती हो, अखबार में छपती हो या न छपती हो, लेकिन जब सच्चे मन से पवित्र संकल्प के साथ सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से जब काम करते हैं ना, तो गरीब के दिलों में जगह बन जाती है।
मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं मैंने क्या देखा। बताऊं ना? बताऊं ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा। ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां, एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? आप जब इतने आशीर्वाद देते हो तो ये जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है। आपका ये प्यार, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर दोस्तों, आपका प्यार सर आंखों पर। दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में
ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है। साथियों, दिल्ली में बैठ करके आपके इस प्यार की ताकत को मैं भी नहीं समझ सकता। इतना प्यार, इतना प्यार। शायद दोस्तों आज के युग में इतने टीवी मीडिया का जमाना हो, भांति भांति की बातें चलती हो, उसके बाद भी जनता जनार्दन जब इतना आशीर्वाद देती है तो भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। मैं जानता हूं कि महामारी के समय में मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों की कितनी बड़ी सेवा की है। यूपी के गांव में इस तरह की चर्चा के मुझे कई संदेश मिले हैं, जहां लोग यही कह रहे हैं कि हमने मोदी का नमक खाया है, हम मोदी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन साथियों, मैं ये भी कहूंगा, हम सबने, मेरी ये बात ज्यादा याद रखिएगा, हम सबने मां भारती का नमक खाया है, हिंदुस्तान का नमक खाया है। हम सबका परिश्रम हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, मां भारती के लिए होना चाहिए, हमारे देश के लिए होना चाहिए। हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि गरीब के जीवन से हम मुश्किलें कम से कम, जल्द से जल्द कैसे करें। जब गरीब की चिंता हो तो गरीब का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यही काम हमने कोरोना के टीके के लिए भी किया। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, किसी को भी ये नहीं सोचना पड़ा कि अमीर को कोरोना का टीका तो लग जाएगा, लेकिन हम गरीब क्या करेंगे, ये उसको कभी सोचना नहीं पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आप सबका टीका लगा है? आपको एक पैसे का खर्चा हुआ है? मुझे बताइए, पहले की सरकारें होती तो ऊपर ऊपर के लोगों को टीका लगता, गरीब के घर टीका पहुंचते पहुंचते 10-10, 20-20 साल लग जाते भाइयों बहनों, लेकिन मैंने घर घर टीका पहुंचा दिया।